अच्छा, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to India's number one teaching institute, Eureka Academy. I'm Deepak Kumar, your reasoning educator, and today we are going to discuss some previous year questions on NET paper 1, logical reasoning. So before starting the session, please don't forget to like, share and subscribe the channel, and also hit the bell icon to be in touch with us for the further updates. Session would be in bilingual, in English and Hindi both. So let's start it. अच्छा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, कि जो नेट के बैचेस बन चुके हैं, है ना. तो अगर किसी बच्चे को नेट का बैच ज्वाइन करना है तो बिल्कुल भी लेट नहीं होना है. ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन भी बैचेस बन गए हैं, और अगर सिलेक्शन चाहिए तो फटाफट इन गिवन नंबर्स पे कॉल करो और इंक्वायरी करो कि कौन सा बैच आपके लिए ठीक है, और बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, ठीक है. और सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो है यूरेका अकेडमी, जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, जो आपको आखिरी तक गाइड करता है कि क्या प्रोसीजर है, क्या अप्रोच है, कैसे आप जाओगे तो आपको सिलेक्शन मिलेगा. तो खैर, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं. नंबर्स दिए हुए हैं, गिवन नंबर से आपको कॉल करना है, डिटेल्स पता करनी है और एडमिशन लेना है, ठीक है. अच्छा, नंबर्स दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हो आप यहाँ पे 9650084099. तो खैर 20 क्वेश्चन हम इसके पहले वाले सेशन में कर चुके थे, और ये 21 से स्टार्ट करेंगे, और आज भी 20 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है. और ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको बातें समझ आएंगी कि कैसे चीजें हो रही हैं. तो खैर लिखा हुआ है 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स दो दे कैन बोथ बी ट्रू. यानी कि दोनों फॉल्स हो सकती हैं बट दे कैन नॉट बी फॉल्स, सॉरी, यानी कि फॉल्स नहीं हो सकती हैं बट दे कैन बी ट्रू. ये सब मैंने आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में पढ़ाया हुआ है. थोड़ा सा मैं हिंट कर दूंगा, है ना. सब मैंने आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कितने तरीके के प्रपोजिशन होते हैं, 4 तरह के प्रपोजिशन होते हैं, है ना, जिसमें सिलोजिज्म वर्क करता है. क्या कहते हैं इनको कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कहते हैं. ये सब आपको आता है, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, है ना. अच्छा, क्या क्या होता है, ये ए होता है, ये तो इंक, ये ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा, ये है कर्सिव, ये है. अच्छा, हो, ये तो बहुत बड़ा है. अच्छा, मैंने ये कर लिया, अब ठीक आएगा, ये ठीक है. अच्छा, ओ, ये भी मिशन सक्सेसफुल हो गया. और जब और ये लो, ये ठीक, देख इतना ठीक है, ये ठीक है ना. ओ, मिशन सक्सेसफुल. चलो खैर, मैं आपको बता रहा था कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कितने 4 प्रपोजिशन की बात करते हैं. पूरा सिलोजिज्म 4 प्रपोजिशन पे बेस्ड होता है और इसको कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कहते हैं. डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है. ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है. क्या होते हैं ये ओ, ये ऑल टाइप प्रपोजिशन होता है. ये नो टाइप, इसको नो कहते हैं, इसको सम कहते हैं, और इसको सम नॉट कहते हैं, है ना. इसको सम नॉट कहते हैं. इन दोनों के बीच, इनको यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन काम करता है उसको कॉन्ट्रेरी कहते हैं, और इन दोनों इनको पर्टिकुलर कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन काम करता है उसको सब कॉन्ट्रेरी कहते हैं. क्या कहते हैं? सब कॉन्ट्रेरी कहते हैं. और जो इन दोनों लेफ्ट साइड या राइट साइड में काम करता है इसको सब अल्टरनेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? सब अल्टरनेशन कहते हैं. ये सारी बातें क्लास में कराई गई हैं, अभी फटाफट सीख लो. यहां पे भी सब अल्टरनेशन काम करता है. अब कॉन्ट्रेरी क्या होता है? कॉन्ट्रेरी में जो दोनों प्रोपोजिशन है वो ट्रू नहीं हो सकती हैं. कांट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स, है ना. और ठीक यहां पे सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है? कांट बी फॉल्स बट कैन बी ट्रू. अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कैन नॉट बी फॉल्स. अभी देखो मैंने कराया आपको, कैन नॉट बी फॉल्स नीचे लिखा हुआ है, यानी कि सब कॉन्ट्रेरी. और सब कॉन्ट्रेरी किन दोनों में काम करता है? सम एंड सम नॉट में. तो देखो आंसर क्या हो जाएगा. सम एंड सम नॉट कहां पे लिखा हुआ है? ए एंड डी का मतलब है थर्ड पार्ट. बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा. क्या आपको बातें समझ आ रही हैं?
तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, करके बताओ। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ आया होगा। इफ द स्टेटमेंट ऑल सेंट्स आर मेटेरियलिस्ट इज गिवन एज ट्रू, ये भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से पूछ लिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी इन्फर्ड टू बी ट्रू। फटाफट करके बता दो। अगर ऑल वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके हिसाब से कौन सा वाला स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन पक्का, अच्छा ये भी ट्रू दिया है और ट्रू पूछा भी है, यानी कि ट्रू है तो इसके हिसाब से और कौन सा ट्रू हो सकता है, फिर से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से पूछा है, फटाफट करके बताओ। अच्छा टाइम अप, देखो मैंने आपको फिर से आपको डायग्राम पे लेके चलता हूं क्योंकि यहीं पे है। तो यहां पे ऑल पूछा कि ये ऑल ट्रू है, तो आपको मैंने सब ऑल्टरनेशन में कराया था कि अगर ऑल ट्रू है तो सम अपने आप ट्रू हो जाता है। इस रिलेशन को सब ऑल्टरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ऑल्टरनेशन कहते हैं कि अगर ऑल ट्रू है तो सम अपने आप ट्रू हो जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर इसने ऑल ट्रू दिया, सॉरी कहां पे आ गए हम, सेकंड, अगर इसने ऑल ट्रू दिया हुआ है तो इसका मतलब है सम अपने आप ट्रू हो जाएगा। क्या है? ऑल सेंट्स आर मेटेरियलिस्ट, ऑल सेंट्स आर मेटेरियलिस्ट, तो यहाँ पे सम सेंट्स आर मेटेरियलिस्ट यानी कि बी आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? क्या आपको आप लोग बात समझ पा रहे हो? बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। 23rd, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक which fallacy is committed in the following statement? Fire is eternal because it is produced. आंसर इज विरुद्ध। आपकी अच्छा फटाफट सोच के बताओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूं इसका। अच्छा टाइम अप। यहां पे फायर इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा यहां पे समझो बात को, फायर इज एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, ये आपका मिडिल टर्म है यहां पे प्रोड्यूस होना। तो जो मिडिल टर्म है प्रोड्यूस्ड, मिडिल टर्म इट सेल्फ, यहां पे रीजन है मिडिल टर्म इट सेल्फ disproves the itself disproves the proposition or the major term। यानी कि मिडिल टर्म का काम होता है साध्य को सिद्ध करना, प्रूफ करना, बट यहां पे क्या कर रहा है? प्रोड्यूस, यानी कि कह रहा है कि फायर इज एटर्नल, फायर कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, क्यों? इट इज प्रोड्यूस्ड। और आपको पता है एक यूनिवर्सल रूल है, जो प्रोड्यूस होता है वो डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। यानी कि यहां पे जो मिडिल टर्म है वो अपने जो प्रोपोजिशन है उसको डिसप्रूव कर रहा है, और इसको विरुद्ध हेतुआभास कहते हैं, विरुद्ध हेतुआभास कहते हैं। साधारण क्या होता है? ये सभ्य विचार के काइंड होते हैं, साधारण है ना, असाधारण और अनुपसंहारी। अब साधारण में क्या होता है? जहां पे मिडिल टर्म क्या होता है? ब्रॉड इन नेचर होता है। बधित को क्या कहते हैं? बधित को कहते हैं नॉन इन्फ्रेंशियली, सॉरी ये एफ है, नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल, यानी कि जहां पे कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल, जहां पे किसी बाहरी सोर्स से, किसी बाहरी नॉलेज से जो प्रपोजिशन है या जो साध्य है उसके होने का खंडन हो, उसको बधित कहते हैं। अनुपसंहारी में क्या होता है? यहां पे मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव होता है,
नॉन एक्सक्लूसिव होता है। आई थिंक इतना इतना एक्सप्लेनेशन यहाँ पे काफी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है विरुद्ध। विरुद्ध वो होता है जहां पे मिडिल टर्म इटसेल्फ डिस्प्रूव द प्रोपोजिशन और द साध्य, है ना, जहां पे जो मिडिल टर्म है। अच्छा ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे। हाउ कैन यू गिव आर्ग्यूमेंट इन फोर ऑफ द वेजिटेरियनिज्म व्हेन यू ईट मीट, विच फैलिसी इज कमिटेड। बहुत ही फेमस फैलिसी है यहाँ पे। रेड हेरिंग, अपील टू इमोशन, एड होमिनेम एंड हेस्टी जनरलाइजेशन। फटाफट करके बता दो। यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप कैसे किसी पे कमेंट कर सकते हो जब आप खुद ही मीट खाते हो, आप नॉन वेज खाते हो। तो ये क्या हो गया, ये एक पर्सनल अटैक हो गया, पर्सनल अटैक हो गया। और इसको एड होमिनम कहते हैं, एड होमिनम पर्सनल अटैक, इसको एड होमिनम फैलिसी कहते हैं। रेड हेरिंग क्या होती है, ये होती है जहां पे जो फैलिसी है वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से अकर करे। और फैलिसी ऑफ इसको फैलिसी ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी कहते हैं, फैलिसी ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ये सब अपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, अपील टू इमोशन, अपील टू इमोशन होता है जहां पे आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओ किसी के साथ, है ना। और ये किसके अंडर आती है, ये पहले फैलिसीज ऑफ रिलेवेंस में आती है ना, इट कम्स अंडर दी फैलिसीज ऑफ रिलेवेंस। और अपील टू इमोशन होता है जहां पे आप किसी घटना के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओ। तो जब वहां पे तो इस तरह से जो एरर अकर करती है उसको कहते हैं फैलिसी ऑफ इमोशन। अच्छा, एड होमिनम तो मैंने आपको बताया जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। और हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब होता है, हैस्टी का मतलब होता है जल्दी में लिए गए डिसीजन, उसकी वजह से जो एरर होती है और इस तरह की एरर को जिस वजह से अकर करती है उसको हैस्टी जनरलाइजेशन फैलिसी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। if the statement some professors are spiritualist is given as true, then which of the following statements could be immediately inferred to be false। फिर से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर सम वाला क्या है ट्रू है तो कौन सा वाला फॉल्स हो जाएगा। मैं फिर से आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे लेके चलूंगा सारी बातें। अब देखो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कॉन्सेप्ट है। अभी से 3 से 4 क्वेश्चन सेम वहीं से पूछ लिया। चलो यहां पे आ गए हम। तो कह रहा है कि अगर सम वाला ट्रू है तो कौन सा वाला फॉल्स होगा। तो अगर ये सम ट्रू है तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कॉन्ट्राडिक्टरी जो डायगोनली काम करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। और ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, इसको हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इन दो में से, इन दो प्रपोजिशन का मतलब सम और नो में से अगर एक सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा, है ना, और दूसरा सही है तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो अगर सम ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, सम फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है कि सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट, है ना, और ये आपको ट्रू दिया हुआ है। तो अगर सम ट्रू दिया है तो ऑपोजिट सामने, अगर सम आपको ट्रू दिया है तो इसके ठीक ऑपोजिट क्या होता है, नो, जो क्या हो जाएगा, क्या चाहिए इनको, विच फॉल्स, यानी कि जो सामने वाला नो है वो फॉल्स होगा। तो हमें नो वाला प्रोपोजिशन बताना है। देख लो नो वाला कहाँ पे है। नो प्रोफेसर आर स्पिरिचुअलिस्ट, यानी कि डी पार्ट आंसर हो जाएगा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट में मैंने आपको सब कुछ कराया हुआ है। 3 रिलेशन होते हैं, कन्वर्जन, सारी चीजें क्लास से पूछी हुई है, सॉरी ये 3 रिलेशन मैंने आपको करवाए हुए हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन, दूसरा ऑबवर्जन एंड तीसरा कॉन्ट्रापोजिशन। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, इन्हीं 3 से आप लॉजिकली इक्विवेलेंट पता कर सकते हो। तो फटाफट करके बताओ कौन सा इस स्टेटमेंट का लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ऑल फिलोसफर्स आर रियलिस्ट।
देखो अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने ये तीन रिलेशन बताए, इसमें ऑबवर्जन के थ्रू इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑबवर्जन में सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, ठीक है ना। अब और डिटेल में चाहते हो तो क्लास ज्वाइन करो, वहां पे सारी बातें बताई जाएंगी आपको। तो ऑबवर्जन में क्या लिखेंगे, पहले तो हम इसको पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि नो लिखेंगे, नो फिलोसोफर आर, और आपको पता है प्रेडिकेट को क्या करते हैं, प्रेडिकेट को इसको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा हो जाएगा इसका नॉन रियलिस्ट, ये इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या लिखा था आगे, फिलोसफर्स है ना, तो नो फिलोसफर्स आर नॉन रियलिस्ट है, लिखा हुआ है कहीं पे नो फिलोसफर्स इज नॉन रियलिस्ट, ये फर्स्ट आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आई हैव लिसन टू दैट टू द पार्लियामेंट स्पीच of the president of the country XYZ once from that I must conclude that he is a lousy speaker, lousy का मतलब आलोचना कर रहा है ना, और which fallacy is committed in the above statement, जल्दी से फटाफट करके बता दो, सारी फैलिसी कराई हुई क्लास में। बैगिंग द क्वेश्चन क्या होता है, हेस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है, स्लिपरी स्लोप क्या होता है, एड होमिनम अभी कराया था, एड होमिनम होता है पर्सनल अटैक करना ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, बैकग्राउंड और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको एड होमिनम कहते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। टाइम अप, आई हैव लिसन टू द पार्लियामेंट स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री XYZ वंस, एंड इन्होंने बहुत ही जल्दी में डिसीजन ले लिया कि भाई ये लाउजी स्पीकर हैं, तो ये हैस्टी जनरलाइजेशन हो गया है ना, बिना सोचे समझे डिसीजन लेना, हैस्टी जनरलाइजेशन हो गया, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में डिसीजन लेना, और कोई कंक्लूजन थोप देना किसी पे, है ना। बैगिंग द क्वेश्चन को लैटिन में पिटिसियो प्रिंसिपी भी कहते हैं, इसको पिटिसियो प्रिंसिपी भी कहते हैं, इनके लैटिन नेम भी आपको आने चाहिए, पिटिसियो प्रिंसिपी भी कहते हैं। और दिस फैलिसी कम अंडर फैलिसीज ऑफ प्रिजम्पशन, कि किसके अंडर हम इसको स्टडी करते हैं, फैलिसीज ऑफ प्रिजम्पशन, और ये सारी आपको क्लास में करवाई हुई फैलिसीज हैं, फैलिसीज ऑफ प्रिजम्पशन के अंडर आती है बैगिंग द क्वेश्चन, और इसको लैटिन में पिटिसियो प्रिंसिपी भी कहते हैं। स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है जहां पे आप किसी कंक्लूजन को कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लो जो कि इनवैलिड हो, जैसे फिसलन ढलान, यानी कि आप सोचते चले जाओ, है ना। मैं बताता हूं कैसे, जैसे आपने मान लिया कि आज का मैंने क्लास नहीं किया तो मैं ये कुछ तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं एग्जाम में नहीं कर पाऊंगा, ओ ये भी एक तरह का क्या है, कंक्लूजन है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ओह ये दूसरा कंक्लूजन है, यानी कि फिसलते जा रहे हो, है ना। फिर और अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ तो घर वाले पापा नाराज होंगे, तो ये एक तीसरा कंक्लूजन है, यानी कि फिसलते जा रहे हो, इसको स्लिपरी स्लोप कहते हैं, इसको स्लिपरी स्लोप कहते हैं। और स्लिपरी स्लोप इज नथिंग बट फॉल्स कॉज भी कहते हैं इसको, है ना। एड होमिनम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये पर्सनल अटैक होता है, पर्सनल अटैक ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, बैकग्राउंड और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो खैर इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन पूछ लिया है कि दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स ऑल्दो दे कैन बी ट्रू। अरे वाह, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी होता है कैन नॉट बी ट्रू, एंड सब कॉन्ट्रेरी होता है कैन नॉट बी फॉल्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी फॉल्स, यानी कि सब कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी दोनों पर्टिकुलर में काम करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर प्रपोजिशन में काम करते हैं। पर्टिकुलर प्रपोजिशन कौन सी होती है, सम एंड सम नॉट, यानी कि आई टाइप एंड ओ टाइप। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई टाइप। आई टाइप का मतलब सम वाला चाहिए आपको, और एक सम नॉट चाहिए, तो सम नॉट ए, सम ए हो गया और सम नॉट डी हो गया। ए एंड डी दिख रहा है कहीं पे, सी पार्ट ए एंड डी आपका आंसर हो गया बहुत ही बेहतरीन। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो उड़ा दोगे आप क्वेश्चन को, और उड़ाना है ना, इसीलिए कहते हैं क्लास करो, है ना।
और टाइम से सिलेबस कंप्लीट करो। तो 29th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ये, और ये 3 ही रिलेशन होते हैं इसमें, है ना, जो अभी कराए थे, मैंने अभी बताया मैंने आपको, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। तो कह रहा है इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट बताओ। सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट, है ना, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। टाइम अप देखो, बहुत एक आसान सा प्रपोजिशन लिखा हुआ है, सम प्रोफेसर आर स्पिरिचुअलिस्ट, है ना। तो आपको पता है सम दोनों साइड से सही होता है। अगर मैं कहूं सम ए आर बी, तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूं सम बी आर ए। तो यहां पे लिखा हुआ है सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट, और यहां पे लिखा हुआ है सम स्पिरिचुअलिस्ट आर प्रोफेसर, यानी कि सम ए आर बी को सम बी आर ए लिख सकते हैं। तो एक तो ए आंसर हो गया। उसके बाद सम, ये तो नहीं हो सकता, है ना, क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, क्लास करो तब पता चलेगा। सी नो स्पिरिचुअलिस्ट आर प्रोफेसर, ये भी नहीं हो सकता। एंड डी सम प्रोफेसर्स आर नॉट स्पिरिचुअल। हाँ, जो हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा कैसे हो सकते हैं। अब अच्छा देखो, इसने कैसे चेंज किया है, सम प्रोफेसर्स आर नॉट, इसने भी ऑफ वर्जन लगा दिया है। तो सबसे पहले क्वालिटी चेंज करो, सम को सम नॉट में बनाओ और प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो। तो कैसे लिखोगे, लिखोगे सम प्रोफेसर्स आर नॉन स्पिरिचुअलिस्ट। सम प्रोफेसर्स, देखो सबसे पहले क्वालिटी चेंज करो, मैं बताता हूं आपको। क्वालिटी चेंज करोगे तो सम को सम नॉट लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे सम प्रोफेसर्स आर नॉट स्पिरिचुअलिस्ट, और उसके बाद इस प्रेडिकेट को इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा सम प्रोफेसर्स आर नॉट नॉन स्पिरिचुअलिस्ट। कहां पे लिखा हुआ है, सम प्रोफेसर्स आर नॉट नॉन स्पिरिचुअलिस्ट, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। फिर से ऑब्वर्जन पे किया है इसने इसको, तो ए एंड डी कहीं दिख रहे हैं आपको, बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर करके बताओ। इफ द स्टेटमेंट सम ट्रक्स आर नॉट पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इज गिवन एज फॉल्स, यानी कि सम नॉट को इसने फॉल्स दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर टू बी ट्रू। फिर से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है कि यानी कि अगर ओ टाइप अगर फॉल्स है तो कौन कौन से ट्रू हो सकते हैं। ओ टाइप अगर फॉल्स है तो कौन कौन से ट्रू हो सकते हैं। चलो बताता हूं इसके बारे में आपको, अभी थोड़े वापस नहीं जाऊंगा, यहीं पे बता दूंगा। तो ये ए टाइप है, ये ई टाइप है, ये आई टाइप है, और ये ओ टाइप है। तो ओ टाइप का मतलब सम नॉट, सम नॉट, और ये सम नॉट आपको फॉल्स दे दिया है और पूछा है ट्रू कहां मिलेगा। तो आपको पता है ट्रू कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में यहां पे मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन कहते हैं, जो किन किन में काम करता है, ए ओ में एंड ई आई में। अच्छा, अगर आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि अगर ऑल सही है तो ये जो सम है वो अपने आप सही हो जाता है, और इस रिलेशन को सब ऑल्टरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब ऑल्टरनेशन कहते हैं। और ये कहता है कि अगर ऑल सही है यानी कि यूनिवर्सल सही है तो सम अपने आप सही हो जाएगा, यानी कि ऑल प्लस सम दोनों सही होंगे। देख लो ये कहां पे है, ऑल प्लस सम, ऑल प्लस सम कहां पे दिख रहे हैं। पहले तो ये देख लो प्रपोजिशन क्या था, सम ट्रक्स आर नॉट, चलो ठीक है, तो सम ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, एक तो ये बी हो गया, है ना, और एक हमें क्या चाहिए, सम वाला। तो सम ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, यानी कि बी सी आंसर हो जाएगा। बी सी दिख रहा है कहीं पे, सिर्फ बी सी, यानी कि डी पार्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर करेंगे। 31 करके बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। कॉन्ट्रेरी रिलेशन क्या होते हैं, बोथ प्रोपोजिशन कांट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी किन के बीच में काम करता है, दो यूनिवर्सल में। सब कॉन्ट्रेरी किन में काम करता है, दो पर्टिकुलर में।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, यानी कि आपको एक ऑल का रिलेशन चाहिए, प्रपोजिशन चाहिए और एक नो का चाहिए। कहां पे दिख रहे हैं आपको ये दोनों? फटाफट आंसर कर दो। तो क्या चाहिए आपको? एक ऑल चाहिए और अच्छा कॉन्ट्रेरी में एक ऑल का ले लो, एक नो का ले लो, अभी बताया था। तो एक ऑल यहाँ पे दिख गया आपको और नो यहाँ पे दिख गया। ए और सी देख लो, ए और सी कहाँ पे है? ए और सी है कहीं पे, यानी कि ए पार्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्ट्रेरी इन्हीं के बीच, कॉन्ट्रेरी किन में काम करता है? ए और ई के बीच में काम करता है। खैर अभी बताया था आपको, है ना। तो ए आंसर हो जाएगा, ए एंड सी इन दोनों के बीच में, यानी कि दो यूनिवर्सल के बीच में कॉन्ट्रेरी रिलेशन काम करता है। चलो आगे बढ़ेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, न्याय सिलोजिज्म इज ओनली इंडक्टिव एंड मटेरियल। बिल्कुल गलत है भाई। न्याय सिलोजिज्म अरिस्टोटल ने कहा है डिडक्टिव इन नेचर होता है, डिडक्टिव इन नेचर होता है, और इसीलिए सिलोजिज्म सिलोजिज्म किस मेथड को फॉलो करता है? डिडक्टिव मेथड को फॉलो करता है। इसको ऐसे भी कहते हैं, सिलोजिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव मेथड और डिडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पे सेकंड क्या लिखा हुआ है? द अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल। ये सही है। फॉर्मल मेथड को जब हम फैलेसी को क्लासिफाई करते हैं तो फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल मेथड को भी हम डिडक्टिव इन नेचर कहते हैं। वो भी डिडक्ट, उसका जो नेचर है वो डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव क्या होता है? जहां पे हम रूल से पर्टिकुलर, यानी कि रूल से ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। आई थिंक इतना काफी है। तो पहला गलत दूसरा सही कहां पे है? पहला गलत दूसरा सही, डी पार्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स XYZ पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू स्वीप द पोल्स इन द कमिंग इलेक्शंस, एवरीबडी इज सेइंग सो। जल्दी से बताओ। सभी कह रहे हैं कि भाई ये वाली पार्टी स्वीप कर जाएगी, जीत जाएगी, है ना, सरकार बनाएगी। तो अपील टू इमोशन नहीं हो सकता, अभी बताया था आपको। बैगिंग द क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसके बारे में भी अभी स्लिपरी स्लोप अभी बताया था आपको। अपील टू मेजॉरिटी हो जाएगा, और इसको एड पॉपुलम भी कहते हैं। इसको लैटिन में एड पॉपुलम भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है मैनी बिलीव सो आई डू। मैनी बिलीव सो आई डू, यानी कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं तो मैंने भी ऐसा मान लिया। इसको कहते हैं एड पॉपुलम, और यहाँ पे एक फैलिसी अकर करती है। आगे बढ़ेंगे। नो वन हैज शोन दैट मार्स वाज नॉट क्रिएटेड बाय द एलियंस, देयरफॉर मार्स इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द एलियंस। अरे वाह। विच फैलिसी इज इन्वॉल्व इन द अबव स्टेटमेंट? फटाफट कर दो। फैलिसी तो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, मजा आता है इसको करने पे। जल्दी से कर दो। चलो खैर, टाइम अप। मार्स वाज नॉट क्रिएटेड बाय द एलियंस, देयरफॉर मार्स इज नॉट एक्चुअली क्रिएटेड बाय द एलियंस। अरे भाई, रेड हेरिंग डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो सकता यहाँ पे। हेस्टी जर्नलाइजेशन ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे। अपील टू इग्नोरेंस ये है यहाँ पे, और बैगिंग द क्वेश्चन को लैटिन में प्रिटिसियो प्रिंसिपी भी कहते हैं। और यहाँ पे अपील टू इग्नोरेंस क्यों है, समझो बात को। जहाँ पे हम कोई कंक्लूजन को अज्यूम कर लेते हैं कि ये द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू बिकॉज देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट इट, तो वहां पे एक फैलिसी अकर करती है, और उस फैलिसी को क्या कहते हैं? अपील टू इग्नोरेंस। और ये अपील टू इग्नोरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैलिसी है, और दिस फैलिसी कम्स अंडर दी फैलिसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। इनफॉर्मल फैलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। दिस फैलिसी अपील टू इग्नोरेंस, दिस फैलिसी कम्स अंडर दी इनफॉर्मल टाइप, इनफॉर्मल फैलिसी कहते हैं इसको, एंड दिस कम्स अंडर दी फैलिसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर, सम ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इज गिवन एज ट्रू। तो मेरे भाई एक आई टाइप प्रपोजिशन
यानी कि सम वाला आपको दिया हुआ है कि ये ट्रू है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। फिर से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर सम ट्रू है, हाँ सही है, तो फॉल्स बता दो। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। सम ट्रू है ना, तो फॉल्स बता दो, फटाफट कर दो इसको। चलो बता देता हूं भी, ये ए है, ये ई है, ये आई है और ये ओ है। अगर ये सम ये ट्रू है, ये जो आई टाइप प्रपोजिशन है इसको सम भी बोल सकते हो, और अगर सम ट्रू दिया हुआ है तो आपको फॉल्स चाहिए जो कॉन्ट्राडिक्टरी पे मिलेगा। यानी कि ये जो ई टाइप है, यानी कि जो नो वाला है वो पक्का फॉल्स होगा, और यही आपको बताना है। तो देख लो फॉल्स वाला कहाँ पे लिखा हुआ है, फॉल्स वाला कहाँ पे, सॉरी नो वाला कहाँ पे लिखा हुआ है। तो नो ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ओनली डी। आगे बढ़ेंगे। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स इवन दो बोथ ऑफ देम कैन बी फॉल्स। वेरी गुड, आप समझ गए क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। यानी कि दोनों कैन बी फॉल्स, फॉल्स हो सकते हैं बट ट्रू नहीं हो सकते। वन ऑफ देम इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स, दे कांट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स। अभी एक रिलेशन बताया था, इसको कॉन्ट्रेरी रिलेशन बोलते हैं। कैन बी ट्रू बट कैन नॉट बी फॉल्स, यहां पे बोथ कैन बी फॉल्स है ना। कॉन्ट्रेरी रिलेशन कहते हैं, कॉन्ट्रेरी रिलेशन दो यूनिवर्सल में काम करता है, यानी कि ऑल एंड ई टाइप में काम करता है। तो यहां से एक ऑल ले लो और एक नो ले लो, यही आंसर होगा। ऑल का मतलब है ऑल, एक सी ये हो जाएगा, कॉन्ट्रेरी चाहिए आपको, और एक नो हो जाएगा, यानी कि बी सी आंसर हो जाएगा। बी सी है कहीं पे, डी पार्ट आंसर हो जाएगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीए, बताओ क्या परेशानी है। क्लास में अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है तो आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे। 37 नंबर पूछ रहा है विच इनफॉर्मल फेलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपीयरिंग। फेलिसी तो से तो बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, है ना, तो फेलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ो। दैट मैन इज एन अमेरिकन इंडियन, देयरफॉर दैट मैन इज डिसअपीयरिंग। फटाफट करके बता दो। समय सीमा समाप्त हुई। अच्छा, मैंने ये आपको बताया है कि जब हम होल से पर्टिकुलर पे जाते हैं या इंडिविजुअल पे जाते हैं तो उसे फैलिसी ऑफ डिवीजन कहते हैं। रेड हेरिंग मैंने बताया ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से होती है। हिस्ट्री चैनलाइजेशन जब हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं, और बैगिंग द क्वेश्चन इसको पीटीसीओ प्रिंसिपी भी कहते हैं, है ना, लैटिन में। तो ये नहीं हो सकती, आंसर इज फैलिसी ऑफ डिवीजन। आगे बढ़ेंगे। 38 करके बताओ, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग, यानी कि लॉजिकल इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। ऑल फिलोसफर्स आर नॉन कंजर्वेटिव, तो बता रहे हैं, आपको बताना है कि इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा। लॉजिकल इक्विवेलेंट उन तीन रिलेशन से निकाल सकते हो आप, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। और अगर ये तीन रिलेशन आते हैं तो लॉजिकल इक्विवेलेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अच्छा, फिर से देखो, अगर इसको ऑब्वर्जन पे करोगे तो क्वालिटी चेंज कर दो। क्वालिटी का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नो में आ जाएगा ये, तो नो फिलोसफर लिखेंगे। नो फिलोसफर, ऑब्वर्जन इंपॉर्टेंट है, जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्वर्जन से ही पूछता है।
अब नो फिलोसफर्स आर, अब प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट ही लिखना पड़ता है, नॉन तो नॉन पहले से ही लगा हुआ है, एक और नॉन लगा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे कंजर्वेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कंजर्वेटिव। तो ये हो गया नो फिलोसफर्स आर कंजर्वेटिव, है कहीं पे नो फिलोसफर्स आर कंजर्वेटिव, यानी कि बी पार्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ो 39 करके बताओ, एक बार पढ़ो इसको क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट कमिट्स द फैलिसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल सच दैट द मिडिल टर्म इंस्टेड ऑफ बीइंग परवेडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेजर टर्म इज परवेडेड बाय द एब्सेंस ऑफ मेजर टर्म। वाह मजा आ गया, कई बार बताया हुआ है, फटाफट करके बता दो। अच्छा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जहां पे मिडिल टर्म प्रपोजिशन को या साध्य को प्रूव करने की जगह उसे डिसप्रूव कर देता है, इसे फैलिसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल भी कहते हैं। और ये विरुद्ध हेतुआभास का क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, क्योंकि इसके प्रोड्यूस होने से इसके एटर्नल होने का खंडन हो रहा है, यानी कि डी पार्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, फैलिसी पे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और हेतुआभास पे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक आखिरी क्वेश्चन करके बता दो क्या है ये। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ टर्म इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन। अब यहाँ पे एक टर्म आता है इंक्रीजिंग इंटेंशन, है ना। इंटेंशन का मतलब शॉर्ट में समझ लो, इंटेंशन का मतलब होता है जहां पे हम किसी की इंटरनल प्रॉपर्टी की बात करें। एक्सटेंशन का मतलब होता है जहां पे हम किसी के क्लास की बात करें, किसी के रेंज की बात करें, या आउटर प्रॉपर्टी की बात करें, बाहरी प्रॉपर्टी की बात करें, तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग इंटेंशन लिखा हो, या फिर इसका इक्विवेलेंट होता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन लिखा हो, एक ही मतलब है दोनों का, दोनों का एक ही मतलब है। और इनका कैसे बनेगा हिसाब किताब। और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब है कि सबसे पहले एनिमल ले लो, सबसे पहले एनिमल ले लो, ये एनिमल ले लिया, तो एनिमल के बाद क्या आएगा, मैमल ले लो, फिर ये मैमल आ गया, मैमल के बाद क्या आएगा, फिलाइन, फिलाइन आ जाएगा, फिर फिलाइन के बाद, फिलाइन का मतलब कैट फैमिली के एनिमल जो कैट फैमिली में आते हैं, जैसे टाइगर, है ना। और उसके बाद फिलाइन में के अंदर टाइगर आ जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर है। तो ये हो गया एनिमल, मैमल, फिलाइन एंड टाइगर। एनिमल, मैमल यानी कि डी सबसे पहले, फिर मैमल, मैमल का मतलब बी कहाँ पे आ रहा है, ए बी, सबसे पहले एनिमल का मतलब डी, और उसके बाद मैमल, डी के बाद बी आना चाहिए, यानी कि सी, एक ही आ रहा है। हाँ सिर्फ एक ही में, तो ये सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, उसके बाद सी आना चाहिए, उसके बाद ए आना चाहिए। तो आई होप ये बात भी आप समझ गए हो। अच्छा, तो यहां तक ये थे आज के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो बहुत ही बेहतरीन थे, एक अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप एक बार देखोगे, फिर से देखोगे, है ना, तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो इसी तरह आगे भी चलता रहेगा, आगे भी हम कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो नेट ने पूछे हुए हैं, एनटीए ने पूछे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।